चलिए बच्चों, अब हम देखना चाहेंगे डेरिवेशन। यहीं पे हम देखना चाहेंगे डेरिवेशन फॉर TIR, मतलब रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। यहीं पे देखना चाहेंगे वो रिलेशन बिटवीन कौन कौन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल IC। कुछ नहीं करना, आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। और स्नेल्स लॉ देखो यहाँ पे कौन सा लगेगा, डेंसर से कहाँ जा रही है लाइट, रेयर जा रही है, तो R ऊपर आएगा, I कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ हम क्या लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं फॉर डेंसर से कहाँ, रेयर। स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे और जाएंगे कैसे, डेंसर से कहाँ जा रहे हैं, रेयर जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे 1μ2 बराबर साइन I नहीं, ऊपर आएगा R और नीचे आएगा I, साइन R अपन साइन I। आपको पता है 1μ2 कुछ और नहीं होता, μ2/μ1 होता है। और यहाँ पे कितना है, साइन R है, और यहाँ पे कितना है, साइन I है। तो सारे इम्प्रॉम्प्टू होता है, तो कभी कभार मैं जल्दी कर लेता हूँ। पुट करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, μ2 को हम म्यू रखेंगे। आप देखो सेकंड मीडियम कौन सा है, μ2 है, म्यू रखेंगे। μ1 हमारा एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। I की जगह हमारा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा IC। R की जगह क्रिटिकल एंगल के लिए R कितना है, 90 है। ये R और वो R सेम ही है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा, तो देखिए ये चीज़ क्या बनी, μ2 बना म्यू, μ1 बना 1, R बना 90, I बना IC, I बना IC। तो देखिए क्या आया, म्यू अपन 1 छोड़ो, साइन 91 और यहाँ पे IC, तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपन साइन IC। एक तो ये रिलेशन आ गई, या इसी रिलेशन को हम आगे बढ़ा के देखो क्या लिख सकते हैं, साइन IC हो गया कितना, 1/μ, या IC की वैल्यू क्या होगी, इन्वर्स बनेगा, आई साइन उधर जाके साइन इन्वर्स बनेगा, तो साइन इन्वर्स 1/μ, ये हम पे रिलेशन आ जाएगी IC की। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, गुड। चलिए अब इसके बाद क्या आते हैं, सिंपल सी बात है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशन आते हैं, तो उन एप्लीकेशन में थोड़ा नज़र मारिए होता क्या है। बहुत सारे आते हैं, जैसे डायमंड चमकता क्यों है, रेत में हमें मिराज क्यों दिखता है, ऐसे क्यों लगता है कि ट्री जो है उसकी एक वर्चुअल इमेज बन रही है ज़मीन में। ऐसा तो तभी होगा जब वहाँ ओसिस या पानी का सोर्स हो, तो ऐसे दिमाग में इम्बैलेंस हो जाता है। और टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म होते हैं, एंडोस्कोपी होती है, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या क्या है। देखिए पहली है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। हम डायमंड में ऐसे कट मारते हैं कि लाइट अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। कौन, पिंटू, डायमंड शाइन करता है भैया, क्या हो गया तुम लोगों को। कैरेट मतलब होते हैं जितने कट्स हैं उसमें डायमंड में ना, ऐसे होते हैं ना डायमंड, कट्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे लाइट आएगी वो टकराती रहेगी, टकराएगी रही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए डायमंड बहुत क्या होता है, ब्राइट होता है। मैं मेन चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ क्रिटिकल एंगल कितना होता है ना, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है डायमंड का, तो ये सारी चीज़ें करूँगा बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या होता है, 2.42 होता है, ठीक है। और अगर हम म्यू इज इक्वल टू 1 अपन साइन IC है, तो IC की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, साइन इन्वर्स 1/μ होती है, ये लगाएंगे, तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/2.42 लगभग ये 42 डिग्री के लगभग आएगा, 42 का 48 24, हाँ ये आएगा 24.2 डिग्री, 24.2 डिग्री। ठीक है, डायमंड का ब्रिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं, बस 2-3 चीज़ें याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, IC आपका 24.2 आएगा। ठीक है, अब कट्स ऑफ डायमंड के कट्स ऑफ डायमंड is such that light suffers multiple total internal reflection. Light suffers multiple total internal reflection. लाइट में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। एंड आपको याद है यहाँ पे I ग्रेटर देन लेना पड़ेगा,
आईसी कितना है 24.2 डिग्री, ठीक है। और मेन बात जब क्या है, जब ये मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र कर जाए कि दैट्स वाई डायमंड स्पार्कल, चमकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर लाइट बहुत बार क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से डायमंड क्या होता है, चमकता है। मेन चीज़ें बताऊँगा जो आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ पे पकड़ लेनी है, ठीक है। जैसे एक और चीज़ होती है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक इमेज फॉर्मेशन करने की भी टेंडेंसी होती है। ऑप्टिकल फाइबर तो मतलब वायर से इतने ज़्यादा सुपीरियर हैं कि वो इमेज को ट्रांसलेट भी कर देते हैं, इमेज बना देते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स हमारी ह्यूमन एनाटॉमी में पार्ट्स होते हैं, जहाँ तक हम मैनुअली नहीं जा सकते काटा चीरा मार के, तो वहाँ पे एंडोस्कोपिक पाइप भेजते हैं, और वहीं से एंडोस्कोपिक पाइप क्या करते हैं, ऑर्गन्स की इमेज किसी भी मॉनिटर में क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, हम देख पाते हैं कि कहाँ ट्यूमर है, कहाँ कैंसर है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आएगी आपकी क्या, ऑप्टिकल फाइबर्स। इसका मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, जैसे एंडोस्कोपी हो गया, वहाँ पे बहुत है, कम्युनिकेशन में तो है ही, टेलीफोनी में है, नेट सिस्टम में, इंटरनेट में, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है, सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, म्यू और सी का कैसे रिलेशन है, इनवर्स है। म्यू और सी का कैसे रिलेशन है, इनवर्स है। तो अगर आपको TIR हाई चाहिए, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो म्यू होना चाहिए लो, क्योंकि जब म्यू क्या होगा, लो होगा, क्या होगा, म्यू लो होगा। अगर आप म्यू को क्या रखोगे, लो रखोगे, तो आपका वो हाई हो जाएगा, क्या, आईसी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, म्यू जितना लो होगा, आईसी उतना क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली अगर हम एक ऑप्टिकल फाइबर का आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे होता है, और यहाँ पे हम दो मटेरियल यूज़ करते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अंदर का मटेरियल अलग होता है, सरफेस का मटेरियल अलग होता है, ठीक है। ऐसा बना लीजिए आप, अब जो अंदर होता है वो होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये जो अंदर होगी चीज़, कहाँ बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ये देखो एरो में ऐसा बना रहा हूँ, मतलब अंदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे होता है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ से ये बाहर नहीं जा पाती, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो आईसी जो होगा वो कैसा होगा, लो होगा। और ये जो ऊपर की चीज़ है इसका होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा, हाई होगा बहुत, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं क्लैडिंग। ये जो आप बाहर करते हो इसे बोलते हैं क्लैडिंग, CLADDING। इसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, याद रखना। क्लैडिंग में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्रिटिकल एंगल हाई होगा, और अंदर की साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल कम होगा। मान लो लाइट यहाँ से आ गई, अब वो बाहर नहीं निकल पाएगी, अंदर क्या होगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी। ये आपको बात याद रखनी है। ये आपको बात याद रखनी है, अंदर ही अंदर ये रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा इसको कुछ फिनोमिना होता है ऑप्टिकल फाइबर का। अब देखो ये ऑप्टिकल फाइबर तो एक छोटी सी फाइबर ही है ना, इसका जो बंडल होता है उसे लाइट पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट पाइप, ये याद रखना, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर का पूरा जो झुंड होता है, पहले ये लैंप भी आते थे, इसके फ्लावर वास आता था, इसका चमकता था वो। बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड लाइट पाइप। क्या बोलते हैं, लाइट पाइप बोलते हैं, लाइट पाइप। और लाइट पाइप की इतनी ख़ास बात यह है कि ये क्या कर लेती है, इमेज को ट्रांसलेट कर देती है, इमेज बना देती है, ट्रांसफ़र कर देगी मॉनिटर में। तो इसलिए इसे एंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं। तो बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड लाइट पाइप विच ट्रांसिट या ट्रांसमिट इमेजेस देयरफॉर यूज्ड इन एंडोस्कोपी। मैंने आपको बताई, देखो सारी चीज़ें लिख नहीं पाएंगे हम। एंडोस्कोपी में क्या होता है, बहुत से हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ से हमारे मैनुअली इंस्ट्रूमेंट या हम मैनुअली वहाँ तक जा नहीं पाएंगे, तो बीमारी का पता नहीं लगेगा, तो वहाँ पे ऑप्टिकल पाइप जो होता है, लाइट पाइप, उसे भेजते हैं, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं। और कहाँ करते हैं यार, आपको पता है, इसका मेन काम तो टेलीफोनी में है। टेलीफोन में आपने देखा ही है ना, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं टेलीफोनी में। और मेन बात क्या है, ये क्या करता है,
बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट सिग्नल में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो भी सिग्नल होगा उसे लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट सिग्नल। ये आपको बात याद रखनी है भैया, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर की कहानी इतनी सी थी। क्या क्या करता है ये देख लिया आपने। क्लैडिंग होती है इसमें, ठीक है। लाइट पाइप के बंडल को क्या बोलते हैं, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर के बंडल को क्या बोलते हैं, लाइट पाइप बोलते हैं। इसलिए ये एंडोस्कोपी में यूज़ होता है, टेलीफोनी में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है। इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे यार, मेन बात यह है कि अब टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म के बारे में पढ़ लो। दो तरह से होते हैं, ग्रेजिंग वाले आपने पढ़ाई हैं। तो चौथी चीज़ आप पढ़ोगे यहाँ पे, शायद तीसरी, टीआईआर वाले प्रिज्म, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। इनका लगभग हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने रखते हैं, 45 रखते हैं, और इनका क्रिटिकल एंगल लगभग 42 डिग्री होता है, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रिज्म ग्लास का बना रहता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो अगर आप आईसी निकालो तो आईसी आप निकाल सकते हो साइन इनवर्स 1/म्यू से। म्यू है 1.5 मतलब 3/2, तो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 निकालना पड़ेगा, जो लगभग 42 डिग्री आता है, 42 डिग्री। तो हम इससे ज़्यादा रखेंगे तो कितना रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, ताकि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो। आपको पता है कि अगर आपको टीआईआर करना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो वही करेंगे। तो एक तो जैसे हम ऐसा प्रिज्म बना लेते हैं आपके लिए, ये मान लो 2 रे आ रही हैं पैरेलल, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। 2 रे आई, डॉट वाली बना ले आपके लिए, चलो कोई नहीं, जो आप बोलोगे वही कर लेंगे। सर करते तो आप अपने मन की हो, देखो आपके भले के लिए करते हैं। तो एक ऐसी, ये नीचे का मतलब है ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, ग्रेजिंग कर गई ये, ठीक है। और ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है भैया 45 डिग्री, 45 डिग्री का होता है ये एंगल। ऐसी ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। तुम्हें इतनी छोटी छोटी नाजुक चीज़ें दिखती हैं वहाँ से, बोलो दिखती है तो बढ़िया है, नहीं दिखती चश्मा लगा लो, ठीक है। तो एक तो ऐसे होता है 45 डिग्री में, देख पा रहे हो ना, एंगल छोटा सा है 45 डिग्री, ठीक है। एक तो ये होता है, क्लियर है। तो मान लो यहाँ पे ये रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ए बी ऑब्जेक्ट से, तो ये जब ये ऐसे बन जाएगी तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी इमेज बन जाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, कैसे भी बना लो आप। ये तो रियल में होगा ना, तो इन्वर्टेड बना देना, ए डैश बी डैश, ये हो गया। तो या तो ऐसे हो जाते हैं, ये तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह वैसे ले लो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इसको ऐसा कर लो, ऐसा, ये तब भी बात बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इधर से दिखा देना, आप दिखा दोगे ना, कराऊँ या कर लोगे, बोलो। चलो इधर से ही बना लेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसा। यहाँ पे 2 लाइट ले आते हैं और उनको मिला देंगे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ये है हम पे 2 लाइटें किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है ए बी, तो पहले तो वो यहाँ टकराएंगे भैया, उसके बाद वो बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो ये ऐसे बाहर और वो थोड़ा सा ऊपर बाहर, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बना लेना। यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, 45 होगा दोनों के लिए, ये भी 45 होगा, ये वाला भी कितना होगा 45 ही होगा, ये वाला भी कितना होगा यहाँ पे 45 ही होगा। यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये चीज़ आप बना लेना, ये प्रिज्म है आपका, ठीक है भैया। एरो दिखा सकते हो ना, ऐसे 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 और ऐसे। अब मैं इंक भर लेता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ, इंक थोड़ी वीक होने लग गई है, ठीक है। बना लोगे नहीं TIR, गुड। चलिए, तो एट लास्ट हम अब मिराज के बारे में समझेंगे। चौथी चीज़, मिराज आपको पता ही है, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, भ्रम है, ठीक है। जो डेजर्ट में होता है, हमें ऐसा लगता है कि ट्री इन्वर्टेड है, जैसे कहीं वहाँ पे वाटर सोर्स होगा। रेत, इंसान चल रहा है पिंटू रेत में, इसे ऐसा लगेगा यहाँ पे एक ट्री की इमेज बन रही है, ऐसे उल्टी सी, इन्वर्टेड, उल्टी ऐसे तो नहीं दिखती, मतलब उसे ऐसे दिखेगी,
यूँ ऐसे दिखेगी, यहाँ पे ट्री होगा ऐसे, तो उसे धोखा हो जाता है ऐसी चीज़ का, इसे हम बोलते हैं मिराज। ठीक है, स्टार्टिंग है मिराज, MIRAGE, मिराज। मृग तृष्णा, तो होता क्या मिराज? सिंपली इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन इन डेजर्ट ऑन हॉट समर डेज। इट इज़ ऑप्टिकल इल्यूजन in desert in hot summer days, बहुत गर्म समर डेज में होता क्या? अ ट्री अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड, ऐसे लगता है, एज इट इज़ इन पॉन्ड या ओवासिस। अ ट्री अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड, एज इट इज़ इन पॉन्ड, जैसे कि वो किसी पॉन्ड या ओआसिस में हो। ओआसिस क्या होता है? पानी का स्रोत होता है रेगिस्तान के बीच, ऐसा है। ये भी एक तरह का चमत्कार ही है। होता क्यों है कि एक सिंपल सी बात है कि ऊपर होती है क्या? ठंडी हवा, और नीचे होती है वार्मर एयर, इसकी वजह से होता है ये। तो एक हिसाब से क्या है, हवा का क्या है, हवा की डेंसिटी में क्या है? चेंज है। ठीक है, नीचे होती है गर्म हवा, ऊपर होती है ठंडी हवा, तो टेम्परेचर का चेंज है, इस वजह से एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज होगा। तो एयर के अंदर ही बहुत सारी वेरिएशन है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नीचे, क्योंकि रेगिस्तान कैसा होता है? गर्म होता है, रेत गर्म होती है, तो नीचे की हवा कैसी है? गर्म है, ऊपर की हवा कैसी है? ठंडी है। ठीक है, तो यहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से लाइट अपने आप ही एयर के अंदर में ही, क्योंकि एयर में भी वेरिएशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वहीं पे वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वर्चुअल इमेज दिखती है। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं अगर आपको बनाना है। वैसे मेरी तो इतनी अच्छी डायग्राम है नहीं, तो ये हमने एक सरफेस बना ली डेजर्ट वाली। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पे हम एक पेड़ बना लेते हैं, ऐसा ना, कोई पेड़ बना लेते हैं। हमने पेड़ बना लिया और नीचे इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट और इमेज हमने बना ली, तो होता क्या है, मान लो कोई बंदा यहाँ पे है, उसकी आंखें यहाँ पे हैं, उसकी आंखें हैं, किसी बंदे की क्या आंखें बनाई हैं सर, चलो जो भी हैं आंखें हैं, तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो ऐसे देखती है, यूँ दिखेगा उसे। ठीक है, और यही चीज़ फिर उसे नीचे दिखती है ऐसे, पहले वहाँ देखेगा फिर यहाँ देखेगा, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसी, है ना। बनाना चाहो तो इन दोनों को एक ही बना सकते हो कि यहीं से वो देखेगा और यहीं से उसे ऐसा मिराज दिखेगा। अब होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पे ऊपर थोड़ी मैंने डेंसिटी दिखा दी। ठीक है, अब इन्हें कुछ नंबर 1, 2, 3 पॉइंट्स दे देते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये बन नहीं पाएगा, तो ये पॉइंट हो गया नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 फिर किसे बोलूँ? नंबर 2 इसे बोल लो, और नंबर 3 इसे बोल लो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि विद राइज इन हाइट, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले। देखो डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के बढ़ने के साथ घटती है, क्योंकि फिर एयर पे क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाएंगी उनके गैस मॉलिक्यूल में। ये समझना यहाँ ज़रूरी है, गैस मॉलिक्यूल में एनर्जी आ जाएगी तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर यूनिट वॉल्यूम कम मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, ये चीज़ है। तो विद राइज इन हाइट, सबसे पहली बात क्या है, राइज इन हाइट के साथ टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज़ करेगा, मतलब ऊपर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, एंड डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होंगे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कि ऊपर जाते हुए, यहाँ पे ऊपर जाते हुए क्या होगा? म्यू बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा। अब हम बोल देते हैं नियर द सरफेस, यहाँ पे नियर द सरफेस, सरफेस के पास क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो डेंसिटी होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम। ठीक है, ऊपर जाते रहेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी बढ़ जाएगी। नीचे सरफेस के पास क्या होगा?
सरफेस की बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो ड्यू टू डिफरेंस इन किस किस में आया डिफरेंस, टेम्परेचर में आया, और मेन बात क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आया, और मेन बात क्या है डेंसिटी में आया। तो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी, रिफ्रैक्शन अकर्स एंड virtual image of tree formed। ट्री की वर्चुअल इमेज दिख जाती है। और इंसान को धोखा हो जाता है, उसके दिमाग की भी तो वह है, प्यास लग रही होगी इसे, इसलिए से धोखा हो जाता है ये, ठीक है। मतलब ग्राउंड के पास, ये ग्राउंड है ना, इसके पास वार्मर एयर होगी, ये भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, और ऊपर होगी कूलर एयर, ये याद रखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो हाइट के साथ क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और ग्राउंड के पास या नीचे आए तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होंगे। यहाँ पे क्या हो गया, एयर के अंदर ही डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जब भी मीडियम में तो नहीं डिफरेंस है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, तो आपको पता चल गया, देखो मीडियम भी चेंज ना हो। ऐसा ओशन में भी होता है, ओशन में थोड़ी 40 मीटर की हाइट जब आप डेप्थ में जाते हो तो वहाँ पे पानी ठंडा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस कम गर्म होता है एज़ कंपेरिजन टू ऊपर वाली सरफेस में, तो वहाँ पे भी ऐसा फिनोमिना पाया जाएगा जहाँ तक लगता है। पर इतनी डेप्थ तक कोई नॉर्मल तो जाता नहीं है, एक्सपेडिशन के लिए जाते हैं। तो देखो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी और हमें ट्री इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है, अपीयर्स टू बी इन्वर्टेड। तो मेरे हिसाब से रियल इमेज बनेगी, कैसे बनेगी सोचो, इमेज तो वैसे ये रियल ही होनी चाहिए, ठीक है, या वर्चुअल होगी। अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन मार देता हूँ, आप एक बार बुक से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि जो चीज़ पता नहीं आपको गलत क्या पढ़ानी। मेरे हिसाब से ये तो एक तरह का भ्रम ही है, तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी, बट वो उल्टी बन रही है क्योंकि लेंस है ना, ये चीज़ है, तो देख लेना, क्लियर है, गुड। तो यहीं पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ख़त्म होता हुआ, ये याद रखना, ठीक है, गुड। अब बेसिकली अगर मैं आपको बातें बताऊँ तो थोड़ी लेंस की बातें कर लेते हैं। लेंस कितने तरह के होते हैं, ज़्यादा लेंस के बारे में बताऊंगा तो नहीं, पर लेंस से 2 तरह के होते हैं। लेंस आपको पता चल गया, लेंस भी इमेज बना पाता है। अच्छा, लेंस कैसे इमेज बना पाता है, लेंस फॉर्म्ड इमेज, लेंस आपको पता ही है कॉन्केव कॉन्वेक्स होते हैं। लेंस फॉर्म्ड इमेज एज इट बैंड रेज, जो भी रे को बैंड कर पाएगा वो इमेज बना पाएगा, कैसे भी बैंड करे, ठीक है। लेंस से 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है और कौन सा होता है, कॉन्केव होता है। अब दोनों के क्या हो गए, फंक्शन बदल गए। कॉन्वेक्स काम करता है जोड़ने का, जबकि कॉन्वेक्स मिरर काम किसका करता था, तोड़ने का। कॉन्केव मिरर काम करता था जोड़ने का, जबकि यहाँ कॉन्केव लेंस काम करेगा तोड़ने का। उल्टा चलता है, ठीक है भैया, उल्टा चलता है। कॉन्केव कैसे बनता है, कॉन्केव वैसे बनता है, इसे वैसे बाई कॉन्केव बोलते हैं, बट कॉन्केव से भी काम चल जाएगा, और कॉन्वेक्स ऐसे बनता है। कॉन्केव जनरली होगा कैसा, अब डाइवर्जिंग होगा, कॉन्केव होगा डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स होगा कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज करेगा। बट याद रखना, ज़मीन आसमान चाहे एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉन्केव की फोकल लेंथ यहाँ पे भी नेगेटिव है, मिरर में भी नेगेटिव थी, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ वहाँ पे भी पॉजिटिव थी, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। जनरली यहाँ पे याद रखना, लेंस हैज़ 2 फोकाई, जैसे मिरर की 1 फोकाई होती है, लेंस पे 2 फोकाई होती है। कितनी फोकाई होती है, 2। काम की तो वही है जहाँ पे इमेज आ रही है, ठीक है। लेंस में क्या होती है, 2 फोकाई होती है। अब मान लेना यहाँ पे ना 2 सरफेस है, तो एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऐसे ही वहाँ पे भी होगा, बीच से काटेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये पोल 1 है, ये पोल 2 है, ऐसे मान के चल सकते हो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे ए बी, तो इसका काम कन्वर्ज करना है, तो ये ऐसे कन्वर्ज कराएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे कन्वर्ज करा के इमेज बना देगा, ठीक है। और ये डाइवर्ज करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है ए बी, तो यहाँ से डाइवर्जिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे जानी चाहिए थी, डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे इसका फोकस यहाँ बनेगा, और एक ऐसी है, ठीक है, तो ये ऐसे चल जाएगी, तो इधर बन रही है। यहाँ रियल इंट्रैक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें देखो मिरर में जान लगा दी थी, तो यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ रियल इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ वर्चुअल इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ वर्चुअल इंट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब फोकस यहाँ वर्चुअल होगा, उल्टा चल रहा है ना देखो, और यहाँ फोकस कैसा होगा, रियल होगा। यहाँ पे अगर कोई फोकस होता, ये फोकस है, तो फोकस यहाँ पे कैसा होता है, रियल होता। ये साइड होगी पॉजिटिव, ये साइड होगी पॉजिटिव,
ये साइड होगी नेगेटिव, ये साइड होगी नेगेटिव, ऐसा आपको याद रखना है। ये दोनों चीज़ें क्लियर है इतना, और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे सर? भैया यहाँ पे रे असली में मिलेंगी ना, क्योंकि इसका काम जोड़ने का है, तो फोकस रियल हो गया, वहाँ पे असली में मिलेंगी नहीं, अपीयर होंगी, ठीक है। तो वहाँ वर्चुअल है, ज़मीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ मिरर की भी लेंस की भी पॉजिटिव होगी, वहाँ क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ये बहुत तरह के होते हैं, ये जो होते हैं लेंस एक ही तरह के थोड़ी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तरह के, वो हम अगली बार पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। कैसे हो साथियों? जैसे कि हम रे ऑप्टिक्स में पिछली बार रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और रिफ्रैक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसके एप्लीकेशन पढ़े, और आखिरी में मैंने आपको लेंस के बारे में बताया था, दो तरह के लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, या कॉनकेव या बाई कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स यहाँ क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है, जबकि मिरर क्या करता था, डाइवर्जिंग करता था। कॉन्वेक्स यहाँ जोड़ता है, कॉनकेव यहाँ तोड़ता है, ठीक है। और जबकि मिरर में क्या होता था, कॉनकेव जोड़ता था और कॉन्वेक्स क्या करता था, तोड़ता था। जबकि यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव जो है डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ी थी। चाहे ज़मीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा ही नेगेटिव रहती थी, चाहे लेंस हो मिरर हो, और कॉन्वेक्स की हमेशा ही पॉजिटिव होती थी, चाहे लेंस हो या मिरर हो। अब अगर हम फोकस की बात करें तो मिरर के केस में कॉनकेव का फोकस रियल होता था, रियल असली में रे इंटरसेक्ट होती थी, और कॉन्वेक्स का मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता था, वर्चुअल होता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है या फोकल लेंथ है वो रियल है, असली में जाएंगी, असली में जाके कन्वर्ज होंगी, जबकि कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अब ये सारे जो लेंस हैं, मिरर हैं, ये किसी चीज़ से बने होंगे, ग्लास का वो टुकड़ा रहा होगा, उसी को हमने काटा होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपको गिलास का टुकड़ा बताया है, ये कोई हम पे एक गिलास का टुकड़ा है। अगर मैं इसे ऐसा काट दूँ तो देखिए यहाँ से जो मेरे पे पार्ट आएगा वो कॉन्वेक्स टाइप का पार्ट है। चलो ये पार्ट हमने काट दिया, अब ये कुछ ऐसा है। अब अगर मैं इसे यहाँ से ऐसा काटूँ तो यहाँ पे कॉनकेव वाला पार्ट आ गया। तो आज हम यही देखना चाहेंगे, ना हम लेंस की बात करना चाहेंगे, ना हम मिरर की बात करना चाहेंगे, हम एक ऐसी सरफेस की बात करना चाहेंगे जिससे लेंस और मिरर बन सकते हैं, उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और उसमें जो मतलब इमेज पॉइंट फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है, उसके लिए क्या रिलेशन है वो हमें देखनी है। हम यहाँ पे साथ में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक तो इसी सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और एक बाहर का होगा। बाहर कुछ भी मीडियम हो सकता है, जैसे एयर भी हो सकती है, ठीक है। तो हम एक μ1 मतलब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, इन सब के बीच रिलेशन देखना चाहेंगे दो बार, एक बार रियल इमेज के लिए और एक बार वर्चुअल इमेज के लिए, दोनों ही देखना चाहेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, क्या हेडिंग है आपको यार, मेरे हिसाब से कायदे से हेडिंग लगानी चाहिए कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम फॉर अ स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हेडिंग आएगी रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ना ये लेंस है ना मिरर है, हाँ इनसे लेंस और मिरर जरूर बनते हैं। ये एक हम सरफेस लेंगे जिससे लेंस और मिरर बनते हैं, तो हम पे हेडिंग आ गई रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसे समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिए हुआ क्या, मैंने देखिए यहाँ पे क्या बनाया, मैंने वही रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना दी यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ये हमने सरफेस बना ली, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने, क्योंकि ये सरफेस डेंसर होगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 मान लिया। कितना मान लिया, μ2 मान लिया, अपने मन से μ2 मान लिया, ठीक है। और एक काम करा कि बाहर ये पूरा वाइट बोर्ड जो है रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे रेयर मीडियम बना लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन गया, μ1 बन गया, ठीक है। इतनी हमने सरफेस मान लिया है। जैसे एक आपने कोई गिलास का टुकड़ा रखा हुआ है तो वो डेंसर मीडियम का है μ2 और बाहर है रेयर मीडियम μ1। इसका हम ले लेते हैं सेंटर O।
इसका बीच का ले लेते हैं सेंटर ओ, और सबसे आगे वाला सेक्शन जिससे हमें मतलब है वो है ए बी। ठीक है, मान लिया आगे वाला सेक्शन ए बी है, उसका सेंटर क्या है, ओ है। तो अभी तक क्या क्या बातें चली, एक हम पे क्या है, सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। बाहर वाले सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है। उसका कितना है, उसका कितना है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और बाहर वाली सरफेस का कितना है, μ1 है। इसके आगे वाली सरफेस का नाम हमने ए बी बोल दिया, और सेंटर कितना मान लिया, मिड पॉइंट ओ मान लिया। दोबारा बोल दूँ, अभी तक क्या चला है कि एक सरफेस है हम पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो डेंसर मीडियम की है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 मान लिया है, और बाहर वाली सरफेस का कितना मान लिया है, μ1 मान लिया है, जो कि रेयर है। फिर ए बी हमारा उसका प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, मतलब सबसे आगे वाला सेक्शन, और सेंटर हो गया ओ। अब ओ से पीछे एक लाइन और ओ से आगे एक लाइन, ओ से पीछे एक लाइन और ओ से आगे एक लाइन। नाम क्या बोल सकते हैं सर, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ही होगी भैया, आप काट भी दोगे लेंस तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ही है। ठीक है, तो ओ से आगे एक लाइन, ओ से पीछे एक लाइन। एक काम करते हैं, ओ हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इसे पी मान लेते हैं, पी पोल मान लो। ठीक है, तो अभी तक क्या है, एक हम पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है डेंसर मीडियम की, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेयर मीडियम का μ1 है, प्रिंसिपल सेक्शन ए बी है, इसका सेंटर पोल पी है, उससे आगे एक लाइन, उससे पीछे एक लाइन, नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहीं पे हम कहीं एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मैं डायग्राम मिटाऊंगा इसलिए दिक्कत हो जाएगी आपको, तो साथ में समझना। ठीक है, ये हम पे हो गया। अब एक सिंपल सी बात है भाई, जिस तरफ सरफेस है उसी तरफ तो पोल होगा, उसी तरफ फोकस होगा, सब चीज़ उसी तरफ होगी भैया। ठीक है, तो जिस तरफ सरफेस है उसी तरफ पोल होगा, और उसी तरफ आपका क्या होगा, पोल तो बन ही गया, उसी तरफ आपका फोकस होगा, और उसी तरफ आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मान लो फोकस आपका यहाँ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ है, आपने मान लिया, क्या दिक्कत आ रही। ठीक है, पोल से फोकस की दूरी आपको पता है फोकल लेंथ होती है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी आपको पता है कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। यहाँ फोकस का इतना मतलब नहीं है, तो सीधा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं आर। ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी आपको पता है यू होती है, तो यहाँ तक हम यू मान लेंगे। ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी कितनी होगी, यू होगी, बिल्कुल यहाँ तक, एकदम यहाँ तक। ठीक है, ये होगी। और अब इमेज बनानी पड़ेगी, बट इमेज तो तभी बनेगी जब आप नॉर्मल बनाओ। इमेज तो नॉर्मल के टर्म्स में ही बनेगी ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। उस रिफ्रैक्शन से हमें बचना भी है। कैसे बचेंगे, ये दिक्कत है। तो जैसे आपने मिरर फार्मूले में नॉर्मल कैसी बनाई थी, सी को यूज़ करके बनाई थी, वैसे ही बना लो। ठीक है, तो पहले तो आपने एक काम करा, आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 रे निकलेगी और इमेज बन जाएगी। एटलीस्ट कम से कम 2 रे तो निकलनी चाहिए। तो एक रे तो सीधी चल गई ऑब्जेक्ट से, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक रे चलेगी सीधा ऐसे, ये आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे चल गई। और एक रे ऐसे गई, ये मान लो इसने कहाँ हिट करा, आप इसको कुछ नाम ही ना दो अभी। प्रिंसिपल सेक्शन को आपको बोलना है तो एक्स वाई बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पॉइंट को आप मान लो ए। ठीक है, अब दिक्कत है, क्या दिक्कत है साहब, दिक्कत ये है बच्चे कि हमारे मीडियम चेंज हो रहे हैं। इसके बाद हमारा मीडियम चेंज हो जाएगा, रे जैसे यहाँ पहुँची इसके बाद जब जाएगी तो मीडियम चेंज है, क्योंकि यहाँ तक तो रेयर था, उसके बाद क्या है, डेंसर है, तो मीडियम चेंज हो गया। हाँ ना बोलो, मीडियम चेंज हो गया। और आपको भी पता है डेंसर ये है, रेयर ये है, तो इट बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। पर सर पहले नॉर्मल तो बताओ कहाँ है। तो मिरर फार्मूले के जैसे नॉर्मल हुआ सी से ए, सी से ए से बाहर। मिरर फार्मूले के जैसे नॉर्मल हुआ सी से ए से बाहर, सी से ए से बाहर, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो सी ए हमारा क्या है, नॉर्मल है। सी ए क्या है हमारा, नॉर्मल है, ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए रे ऑफ लाइट कैसे गई, एक तो सीधी गई, और एक रे ऑफ लाइट ने एक्स वाई पोर्शन के ए पॉइंट पे क्या करा, हिट करा। एक्स वाई पोर्शन के ए पॉइंट पे क्या करा, हिट करा। ठीक है, अगर ये सरफेस नहीं होती तो इस रे ऑफ लाइट ने ऐसे चले जाना था, बट क्योंकि ये सरफेस आ गई और सरफेस रेयर मीडियम के मुकाबले डेंस है ना, डेंसर मीडियम है, तो इट बैंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ऐसे ना जाके जो नॉर्मल है उसकी ये तरफ हो जाएगी, ये ऐसे जाना चाहती थी, पर हम डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हैं, तो इट बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल आपने कौन माना, सी ए, उसकी तरफ ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी ऐसे, और जहाँ ये दोनों रे मिल गई वहीं आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, पोल से इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी। आप मान के चलना ये चीज़ कितनी है, वी है। मैं आपको फिर सारी बातें बता दूं क्या क्या चला था।
कि हम पे एक सरफेस थी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, डेंसर मीडियम की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, और उसके चारों तरफ रेयर मीडियम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था μ1 था। फिर उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल सेक्शन xy मान लिया, अब कितना मान लिया xy, और इसका मिड पॉइंट कितना मान लिया p, ठीक है। फिर P से आगे एक लाइन, P से पीछे एक लाइन, नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के उधर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, और प्रिंसिपल एक्सिस के इधर जहाँ सरफेस होगी वहीं बनेगा फोकस, तो इधर फोकस माना और इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर माना। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगी। अब आपको क्या है, एक नॉर्मल भी बनाना है, साथ में आपको वहाँ से 2 रे तो कम से कम ले जानी ही होगी। कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। जब तक 2 रे नहीं जाएगी तो इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी, कम से कम 2 रे तो मिलनी ही चाहिए। तो एक रे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से सीधा गई आगे, और एक रे ने जो कि OA है XY के ए पॉइंट पे क्या करा, हिट करा, ए पॉइंट पे स्ट्राइक करा। एक रे सीधा चल गई, एक रे OA गई, तो एक रे ने XY के ए पॉइंट पे क्या करा, स्ट्राइक करा। अब आपको कोर्स ऑफ रे बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके मीडियम भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक तो मीडियम रेयर है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो भाई आपको कोर्स ऑफ रे के लिए नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे बनाओगे? नॉर्मल जैसे मिरर फार्मूला में बनाया, C से A से बाहर, C से A से बाहर, C से A से बाहर। अब ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अगर ये सरफेस नहीं होती तो सीधी जानी थी। इंसिडेंट रे अगर सरफेस नहीं होती तो कैसी जानी थी, सीधी जानी थी। पर हम पे एक सरफेस आ गई, जो सरफेस पहले के मुकाबले क्या है, डेंसर है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। तो इसे जाना ऐसे था, नॉर्मल ये रहा CA, तो इसी की तरफ ही हो जाएगी। तो ये इतना बेंट हो गई और ये ऐसे ऐसे जाके मिल गई। एक रे ये जा रही थी, एक रे ये आ गई, दोनों मिलके इमेज बना देगी। और इमेज की पोल से दूरी कितनी है, V है। कितनी है, V है। आई बात समझ में? इमेज की पोल से दूरी कितनी है, V है। मैं चाहता हूँ कि A पॉइंट थोड़ा ऊपर बन जाए, X आपका ये रहा। इतना क्लियर हो गया? गुड। अब सर और क्या करें? तो ये सारी चीज़ें हो गई ना। मेरे को यहाँ क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी है। तो मैं एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ यहाँ पे, बहुत क्लोज है वो P के, नाम बोल देता हूँ M, ठीक है। AM मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। AM मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखना एक चीज़। सर क्या चीज़ बता रहे हो? देखो ये इंसिडेंट रे है, बोलो हाँ या ना, यस सर। और ये है नॉर्मल, बोलो हाँ या ना, यस सर। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल। इन दोनों के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो हाँ या ना, यस सर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, इनके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो रिफ्रैक्टेड रे क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल, ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये है नॉर्मल। इनके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। क्लियर है? इनके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि कितना है, R है। दिख रहा है आप लोगों को? रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है ना, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। जानी ऐसी थी, हो ऐसे गई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल CA है। इनके बीच का एंगल हो गया R। देखो मेरे को क्या करना है, ये जो मैंने इंटेंशनली AM परपेंडिकुलर गिराई, ये मैंने इसलिए गिराई क्योंकि मेरे पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन कौन से? AM का ऑब्जेक्ट के साथ, AM का ऑब्जेक्ट के साथ कितना है, AMO है। और AMO में ये एंगल मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ अपने मन से, मेरी मर्जी, मेरी क्लास है। ये ट्राइंगल AM जो हमने इंटेंशनली गिराई थी, तो AM का ऑब्जेक्ट के साथ एंगल हो गया अल्फ़ा, AM का इमेज के साथ एंगल हो गया बीटा, जो कि ट्राइंगल आएगा AMI, ठीक है। AM का इमेज के साथ एंगल हो गया बीटा, और AM का नॉर्मल मतलब C के साथ या सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल हो गया गामा, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के 5 एंगल है। पहले तो क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये जो AM इंटेंशनली गिराई थी, इससे 3 ट्राइंगल बने। AM का ऑब्जेक्ट के साथ AMO, AM का इमेज के साथ AMI और AM का नॉर्मल या C के साथ AMC। AMO में ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फ़ा, AMI में इमेज का एंगल बीटा, AMC में नॉर्मल का एंगल गामा, ठीक है। ये गामा है बच्चे, ठीक है, वो R है। तो AMO में ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फ़ा, AMI में इमेज का एंगल बीटा, AMC में नॉर्मल का एंगल गामा। तो 5 एंगल है हम पे कुल मिला के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। मैंने आपको क्या क्या बोली, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है,
ठीक है, जो कि कौन से मीडियम के, डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, और बाहर रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। इसका प्रिंसिपल सेक्शन माना XY, इसका मिड पॉइंट माना P से आगे एक लाइन, P से पीछे एक लाइन, नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरफ सरफेस है उसी तरफ फोकस बना, उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, u होगा। ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो सीधी गई और एक रे ने XY के A पॉइंट पे क्या करा, स्ट्राइक करा। अब नॉर्मल पाथ ऑफ रे ये होता, बट हम रेयर मीडियम से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर मीडियम जा रहे हैं, तो जो भी आपको नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल यहाँ क्या है, C से A से बाहर, C से A से बाहर, तो उस नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी रे। तो जाना ऐसे था, हो ऐसे गई। अब ये रे दोनों मिल गई, ये रे दोनों मिल गई, क्या बन गया, इमेज बन गया। पोल की इमेज से दूरी कितनी, v। अब मैंने इंटेंशनली एक नॉर्मल गिलाई, नॉर्मल का नाम क्या है, AM है, तो AM ऑब्जेक्ट के साथ एंगल कितना बना रही है, किस ट्रायंगल में, AMO में ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है, अल्फा। AMI के साथ इमेज का एंगल कितना है, बीटा। AMC के साथ नॉर्मल का एंगल कितना है, गामा। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बनेगा I। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बनेगा R। ये 5 चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। क्लियर है इतना, याद रख लेना, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम लोगों की। क्लियर है इतना भैया, शाबाश। अब आपको एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होगी कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल 3 है, ये सम होगा किसका, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब ये वाले नहीं, ये दो। 3 होगा 1 + 2 के बराबर, तो ऐसा में लेके चलना है, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम ए से ड्रॉ करो AM परपेंडिकुलर टू OI। ये हमने करा ना, AM हमें इंटेंशनली बनाई, किसके, OI के परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है। फिर हमने कुछ एंगल माने, लेट एंगल A ऑब्जेक्ट M, A ऑब्जेक्ट M कितना एंगल है, अल्फ़ा। ऐसे बोलो A इमेज M कितना है, A इमेज M कितना है, बीटा है, M। फिर A नॉर्मल M या एंगल A सेंटर ऑफ कर्वेचर M कितना है, गामा है। ये अल्फ़ा, वो बीटा, ये गामा। ये तीनों ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, AOM, AMI, AMC। AMO में अल्फ़ा, वहाँ बीटा, यहाँ गामा। इतनी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो मेरे को यहाँ पे मिटानी पड़ेगी, इतना ज़्यादा तो है नहीं, बट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बाद ज़िंदगी आसान है, ठीक है। ज़िंदगी फिर उसके बाद आसान है। तो मैं ये हटा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें के बाद यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। कहाँ लगानी है, तो बहुत आसान है, ट्रिक से याद रखोगे तो बहुत आसान है। एक बार नॉर्मल जो AC है उसका ट्रायंगल ले लेना ऑब्जेक्ट के साथ, तो ACO, और एक बार नॉर्मल जो कि AC है उसका ट्रायंगल ले लेना इमेज के साथ, ACI। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहाँ लगानी है, तो एक बार नॉर्मल जो है AC उसका ट्रायंगल लेना है O के साथ, तो ACO ऑब्जेक्ट, और एक बार नॉर्मल जो है AC उसका ट्रायंगल लेना है इमेज के साथ, तो ACI, ACO, ACI, ठीक है। ये चीज़ है, ट्रिक यही है। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा, AC ऑब्जेक्ट के साथ और ट्रायंगल AC इमेज के साथ, ACI। क्लियर है इतना, ACO और ACI, क्लियर, गुड। तो ACO में देखिए क्या लगेगा, आप देख पा रहे होंगे ACO में, ACO, ध्यान से देखिए ACO, ये A है, ये C है, और ये क्या है, O है, ACO। एंगल देखिए कुल मिला के कितने, AC के इधर है गामा, बहुत बढ़िया, AO में है अल्फ़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया, इधर क्या है, I है। तो आपको दिख ही रहा है एक्सटीरियर एंगल कौन है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है अल्फ़ा गामा, और एक्सटीरियर में कौन है, I है। ध्यान से देखो ना, ACO, AC के इंक्लूडेड साइड में कौन है, गामा, और AO के इंक्लूडेड साइड में कौन है, अल्फ़ा, और बाहर कौन है, I है। तो एक्सटीरियर एंगल तो I है, और अंदर के कौन है, अल्फ़ा और गामा, तो I इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, I इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, I बराबर अल्फ़ा प्लस गामा, तो I बराबर अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा, संभाल के रखना। अब देखिए ACI,
ए सी आई, ए सी आई, ए सी आई, ए सी आई। ए सी आई में देखो अंदर कौन है, ए सी के इंक्लूडेड में है आर, बहुत बढ़िया, और ए आई के इंक्लूडेड में है बीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ए सी के इंक्लूडेड में कौन दिख रहा है, आर, और ए आई के इंक्लूडेड में कौन दिख रहा है, बीटा। और देखिए बाहर देखिए ऐसे 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 कौन आ रहा है, गामा आ रहा है, देखिए गामा आ रहा है ना बाहर। देखिए ए सी आई में अंदर कौन है, आर और बीटा, आर और बीटा, और बाहर कौन है, गामा है। तो देखिए ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए, और एक्सटीरियर कौन है, गामा है। तो गामा की वैल्यू कितनी आई, गामा की वैल्यू आई आर प्लस बीटा। बट बेटा अगर यहाँ आई निकाला है तो यहाँ आर निकालो, आर की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस बीटा होगी। आर की वैल्यू कितनी होगी, आर इधर ही रहेगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगी। आर प्लस बीटा गामा है तो आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आप संभाल के रखिएगा, आपके काम आएगी। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद हम लगाना चाहेंगे स्नेल्स लॉ, क्योंकि हम जा रहे हैं कहाँ से, रेयर से डेंसर। रेयर से कहाँ गई लाइट, डेंसर गई। रेयर से कहाँ गई, डेंसर। देखो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर होगा रिफ्रैक्शन, इसका मतलब लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, लाइट जा रही है रेयर से डेंसर। लाइट कहाँ से जाती है, इमेज से या ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से इमेज बन रही है ना, तो लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, इसका मतलब रेयर से इमेज कहाँ जा रेयर से लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, और लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से जाती है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका रेयर में हुआ और इमेज आपकी कहाँ बनी, डेंसर में, क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका मतलब रेयर से डेंसर, रेयर है ऑब्जेक्ट, डेंसर है इमेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ कहाँ से, रेयर से डेंसर। स्नेल्स लॉ लगाएंगे कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो आपको पता है होता क्या है, 1 म्यू टू बराबर, रेयर से डेंसर है तो आई ऊपर आर नीचे, तो साइन आई बाई साइन आर, ऐसे लिख लेंगे। तो 1 म्यू टू कितने के बराबर आ गया, साइन आई बाई साइन आर के बराबर आ गया। 1 म्यू टू आपको पता ही है कितना होता है, म्यू टू बाई म्यू वन होता है। बोलो सही गया गलत, यस सर। 1 म्यू टू होता है म्यू टू बाई म्यू वन, और वो कितने के बराबर आ गया, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहे हैं ना, तो 1 म्यू टू सही रहेगा, वहाँ पे आई ऊपर होगा, आर कहाँ होगा, नीचे। जब हम डेंसर से रेयर जाएंगे तो 1 म्यू टू तो सही है, ऊपर आर नीचे आई, ठीक है। तो 1 म्यू टू है साइन आई बाई साइन आर, बराबर हो गया म्यू टू बाई म्यू वन के। अब यहाँ एक अप्रॉक्सीमेशन लेनी पड़ेगी, वो अप्रॉक्सीमेशन क्या है वो मैं आपको बता दूँ। आज पता चला है वाइट बोर्ड छोटा है, क्योंकि बड़ी डेरिवेशन है ना, कोई बात नहीं, अपन लोग तो तेज है, जुगाड़ बना लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स जब भी छोटे होंगे तो आपको एक अप्रॉक्सीमेशन लेनी है कि उनकी डिग्री वैल्यू और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या रेडियन वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, लगभग सेम आएगी, इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा। साइन आई 1 आएगा तो आई डिग्री में या रेडियन में आपका लगभग 0.9 या 0.8 होगा। तो सिंस एंगल आर स्मॉल तो साइन आई नियरली इक्वल टू आ जाएगा आई के, और साइन आर नियरली इक्वल टू आ जाएगा आर के, ठीक है। साइन आई नियरली इक्वल टू आ गया आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आ गया आर। तो ये जो है आपका म्यू टू बाई म्यू वन, ये कितने के बराबर था आप देखें, साइन आई बाई साइन आर कितने के बराबर था, आपके बराबर था म्यू टू बाई म्यू वन के। बट क्योंकि आपने बोला साइन आई नियरली इक्वल टू कितना हो गया, आई हो गया, और साइन आर नियरली इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया, तो ऐसे भी चलेगा, ठीक है। साइन आई नियरली इक्वल टू आई, साइन आर नियरली इक्वल टू आर, बट साइन आई बाई साइन आर पहले से म्यू टू बाई म्यू वन के बराबर थे, हमें इसी से मतलब है। ये चीज़ें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू वन इंटू आई बराबर म्यू टू इंटू आर, ये आ जाएगी। अच्छा सर बहुत बढ़िया, म्यू वन आई म्यू टू आर के बराबर आ गया, म्यू वन आई म्यू टू आर के बराबर आ गया। मैं चाहता हूँ अब हम मेमोरी बेस करें, आपके पास तो डायग्राम है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो हम पे ये चीज़ें आ गई, अब मैं कुछ चीज़ें मिटाने जा रहा हूँ। जैसे ये डायग्राम की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस स्नेल्स लॉ की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो माइंड में फीड है, आप भी अपने माइंड में बनाना, डायग्राम देखने की भी ज़रूरत नहीं है। म्यू वन आई म्यू टू आर के बराबर आया, सर ये आई और आर क्यों निकाले, बेटा यहाँ डालने के लिए निकाले, ताज थोड़ी बनाएंगे, यहीं डालेंगे, म्यू वन आई और म्यू टू आर, आई और आर यहाँ से डालेंगे उधर, इसलिए निकाले हैं ये। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें देखो क्या मिला, फर्स्ट और सेकंड से हमें ये मिला कि म्यू वन आई देखिए कितना है, अल्फ़ा प्लस गामा है, अल्फ़ा प्लस गामा बराबर कितने के, म्यू टू है, और आर क्या है, आर है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। इतनी हम चीज़ें संभाल के रख लेंगे।
अब इसके बाद अगर आपको डायग्राम दिख रहा है अपनी कॉपी में, अगर आपको डायग्राम अपनी कॉपी में दिख रहा है तो हम फिर दोबारा बोलते हैं सिंस एंगल्स आर स्मॉल, सिंस एंगल्स आर स्मॉल। देखो मुझे हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, जो मैंने AMO ट्राइंगल बनाया मैंने इंटेंशनली वहाँ AM डाला और पहले से वहाँ MO था, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। जो हमारा ट्राइंगल AMI है वहाँ मुझे AI से कोई मतलब नहीं है हाइपोटेन्यूज से, मुझे मतलब है AM और MI से, मतलब परपेंडिकुलर और बेस से, मतलब 10। और जो हमारा AMC है वहाँ पे हमें AC से कोई मतलब नहीं है, हमें AM और MC से मतलब है, जो वहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है। तो एंगल्स आर स्मॉल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ा नियरली इक्वल टू 10 अल्फ़ा ले रहा हूँ, बीटा नियरली इक्वल टू 10 बीटा ले रहा हूँ, एंड गामा नियरली इक्वल टू कितना ले रहा हूँ, 10 गामा ले रहा हूँ। इससे मेरी देखिए ऊपर वाली चीज़ क्या बन गई, आपके बनी μ1, अल्फ़ा की जगह 10 अल्फ़ा, गामा की जगह 10 गामा इज़ इक्वल टू μ2, गामा की जगह 10 गामा माइनस बीटा की जगह 10 बीटा। ये हमने चीज़ें ले ली, ठीक है। बस 10 लगा दो आगे, और कुछ नहीं है, और तो ऐसे ही चलता ही रहेगा। अब जब इतना कर ही लिया है सर, तो आगे बताइए। तो अगर आप ट्राइंगल देख पा रहे हो अपने डायग्राम में तो आपको पता चल रहा होगा इन ट्राइंगल, सबसे पहले अल्फ़ा देखते हैं। अल्फ़ा किसका ऑब्जेक्ट है, अल्फ़ा किसका एंगल है, ऑब्जेक्ट का AM के साथ। तो इन ट्राइंगल AMO आप ये देखिए 10 अल्फ़ा क्या होगा, 10 अल्फ़ा अगर आप अपने डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो 10 अल्फ़ा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, AM है, और बेस कितना है, MO है, ठीक है। ऐसे अगर आप देखें 10 बीटा, तो 10 बीटा आपका ट्राइंगल आएगा AMI। तो इन ट्राइंगल AMI ट्राइंगल में 10 बीटा की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फ़ा है, इमेज का एंगल बीटा है। तो परपेंडिकुलर तो 10 बीटा में AM ही है, बट AMI में बेस बन गया MI, कितना बन गया, MI। और ऐसे ही इन ट्राइंगल AMC मतलब AM का नॉर्मल के साथ या सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल है गामा, 10 गामा। परपेंडिकुलर तो AM है, बट जैसे यहाँ M का O से हुआ, M का I से हुआ, तो यहाँ पे M का C से होगा। ये देखने में भी आपको डायग्राम से दिख ही रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये वैल्यू डालेंगे भैया कहाँ, इधर साहब, इधर डालेंगे तीनों वैल्यू, ये तीनों वैल्यू इधर डालेंगे। तो देखिए क्या आएगा, μ1, ठीक है। फिर उसके बाद 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा देखिए कितना है, AM/MO है। आपको डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये देखिए गामा किसका एंगल है, गामा है नॉर्मल का, तो AM ऊपर आएगा, नीचे MC आएगा। आप खुद ही सोचिए, आएगा ना, नॉर्मल का है, यहाँ से भी देख लो AM/MC आएगा। बराबर कितने क्या है, ये μ2, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए गामा, गामा दोबारा AM/ कितना, MC, और फिर है माइनस बीटा, 10 बीटा, 10 बीटा इमेज का एंगल है, तो AM/MI, AM/MI। यहाँ से भी देखिए वही है। अब क्या करोगे साहब, आप ये काम करना, अब AM सबसे कॉमन ले लो, तो μ1 बाहर से आया AM, ठीक है, अंदर क्या है 1/MO प्लस 1/MC, और यहाँ देखिए μ2 के साथ भी AM बाहर आया, AM को चाहिए आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बचा 1/MC माइनस 1/MI, ये मेरी टेरिटरी है, इसमें प्रो से ही करेंगे। ऐसे कट गया, ठीक है साहब, ये कट गया। अब एक छोटी और अप्रॉक्सीमेशन, ये लेंस बहुत बड़ा नहीं है, ये जो सरफेस है ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो M और P बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। आप अपनी आंखों से तो पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये एक ही चीज़ है या अलग अलग है। तो M इज़ वेरी क्लोज टू P, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है, साइज़ बहुत छोटा है, तो M और P बहुत ही क्लोज है। जैसे M तक डिस्टेंस है 2.1, तो P तक डिस्टेंस कितना है भाई, P तक डिस्टेंस है 2.10, कितना फ़र्क आ गया, कुछ नहीं, कोई मैटर नहीं करता। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ ये लिखेंगे सिंस अपर्चर आर स्मॉल, अपर्चर कैसा है, स्मॉल है, अपर्चर कैसा है, स्मॉल है, तो M इज़ वेरी क्लोज टू P, M इज़ वेरी क्लोज टू P, M इज़ वेरी क्लोज टू P, M P के बहुत क्लोज है। तो जितने भी डिस्टेंस आप अभी M से देख रहे थे, अब उसे P से देख लो, P से देखने में फ़ायदा बहुत है, ठीक है। तो जितने भी डिस्टेंस आप अभी